जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज हम लाइट चैप्टर का लास्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं और टॉपिक है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो इसमें सबसे पहले प्रिज्म का जानकारी लेते हैं कि प्रिज्म क्या है। ग्लास प्रिज्म तो ट्रायंगुलर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट made of glass having two triangular ends and three rectangular sides is called prism। ये प्रिज्म इस शेप का होता है, ट्रायंगुलर शेप का होता है। फिगर में QPR ये प्रिज्म दिखाया गया है और इसी प्रिज्म को इस तरह से भी हम फिगर बना सकते हैं। इसी तरह से बनता है प्रिज्म। अब नेक्स्ट पॉइंट है एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है? तो एंगल बिटवीन अपोजिट फेसेज ऑफ प्रिज्म, अपोजिट फेसेज ऑफ प्रिज्म इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल QPR इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। ये प्रिज्म है और दो अपोजिट फेस जो प्रिज्म का होता है, जैसे ये एक फेस है, ये एक फेस है, तो इसके बीच जो एंगल बन रहा है QPR, इसी एंगल को हम एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है when a ray of light passes through a prism, it bends towards the base of prism। हमेशा लाइट जब कोई प्रिज्म से पार होता है, व्हाइट लाइट जब पास होता है, तो ये हमेशा बेस की तरफ मुड़ता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। ये इंसिडेंट रे है, ये एक्चुअल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे है जिसको डॉटेड रे के रूप में दिखाया गया है। और इमर्जेंट रे, ये आफ्टर डेविएशन जो है इस तरफ जा रहा है, ये इमर्जेंट रे शो किया गया है। तो इसके बीच का जो एंगल है इसी को एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। फिगर में EO और D, ये D हुआ, EOD एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। Newton discovered by his experiments with glass prism that white light consists of a mixture of 7 colors। यानी न्यूटन अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये साबित किया कि जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर्स से मिलकर बना हुआ है। अब है कि ये आखिर है क्या डिस्पर्सन ऑफ लाइट? तो द स्प्लिटिंग अप ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, व्हाइट लाइट का 7 कलर में टूटना, ऑन पासिंग थ्रू ए ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइक ए ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। जब व्हाइट लाइट एक प्रिज्म से पार करता है तो ये अपने कंपोनेंट 7 कलर में टूट जाता है और इसी स्प्लिटिंग को हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या क्या है 7 कलर? तो विवग्योर याद रखना है,
V से वॉयलेट हुआ, I इंडिगो, B ब्लू, G ग्रीन, Y येलो, O ऑरेंज और R रेड। ये इसका कंपोनेंट कलर है व्हाइट लाइट का। अब है कि द डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट अकर्स बिकॉज व्हाइट लाइट ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड्स थ्रू ग्लास प्रिज्म। जब ये व्हाइट लाइट आता है तो इसमें डिस्पर्सन होता है। क्यों होता है? इसलिए कि इसका जितना भी कंपोनेंट है उसका प्रिज्म में स्पीड अलग अलग है और इस कारण से इसका डिस्पर्सन होता है। रेड लाइट हैज मैक्सिमम स्पीड इन ग्लास प्रिज्म, सो डेविएशन इज लेस्ट। रेड लाइट का बहुत अधिक स्पीड होता है ग्लास प्रिज्म में, इसलिए ये जल्दी पार कर जाता है और इस कारण से इसमें डेविएशन जो है वो कम होता है, डिस्पर्सन कम होता है। इसी तरह वॉयलेट कलर हैज मिनिमम स्पीड। वॉयलेट कलर बेचारा का स्पीड जो है वो कम है, वो बहुत स्लो चलता है। जब स्लो चलता है तो इसमें अधिक बेंडिंग होता है। स्पीड इन ग्लास प्रिज्म सो इट्स डेविएशन इज मैक्सिमम, इसलिए इसका बेंडिंग अधिक हो जाता है। रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम, ये क्या है? तो एक प्रिज्म से जब लाइट पास करता है तो ये अपने कंपोनेंट 7 कलर में स्प्लिट हो जाता है। लेकिन अगर यहीं पर हम अपोजिट करके सेकेंड प्रिज्म को रख देते हैं तो ये फिर 7 कलर्स जो है कंबाइन होके फिर व्हाइट लाइट के रूप में ऊपर की ओर, बेस की ओर रिलीज होता है। तो यही फेनोमेनन जो है रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कहलाता है। यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है और ये फिगर खासकर एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है कि एक फिगर बनाइए जिसमें रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम हो। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि रेनबो। रेनबो जो आकाश में दिखाई पड़ता है वो क्या है? तो आर्क ऑफ 7 कलर्स, ये 7 कलर्स का होता है, विजिबल इन द स्काई which is produced by dispersion of sun's light by water droplets। खासकर वर्षा के दिन में आकाश में वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत सारा रहता है। ये ड्रॉपलेट्स भी जो है सन के लाइट को डिस्पर्स करता है और इसी के थ्रू जब 7 कलर में लाइट रिलीज होता है तो रेनबो का फॉर्मेशन होता है। ये वाटर ड्रॉपलेट टीनी ग्लास प्रिज्म के रूप में काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और पूछा भी जाता है, ये रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन अपोजिट डायरेक्शन टू द सन। यानी अगर सुबह का समय है, जैसे 8 बज रहा है सुबह, तो अगर रेनबो बना तो ये किधर बनेगा? तो ये हमेशा वेस्ट साइड बनेगा। चूंकि सन जो है ईस्ट साइड सुबह में रहता है, मॉर्निंग में रहता है, तो रेनबो वेस्ट साइड में बनेगा। और अगर शाम के समय में रेनबो बना है तो ये हमेशा ईस्ट साइड में बनेगा। तो यही चीज जो है रेनबो के बारे में पूछा जाता है कि अगर दिन में बन रहा है सुबह के टाइम में तो किधर बनेगा, शाम में बन रहा है तो किधर बनेगा। और रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन, ये तीनों फेनोमेना जो है वाटर ड्रॉपलेट्स में होता है, जिसके चलते आकाश में रेनबो का फॉर्मेशन होता है।
ये तीनों फेनोमेना, ये वाटर ड्रॉपलेट्स है, सनलाइट आया और यहाँ से इन किया, फिर ये जो है 7 कलर में स्प्लिट होके बाहर रिलीज होता है। तो इस तरह से ये रेनबो का था। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। In our atmosphere, different densities air layers are present. हम लोग का जो एटमॉस्फेयर है, इसमें एयर का जो लेयर है उसमें डिफरेंट तरह का, डिफरेंट डेंसिटीज का लेयर पाया जाता है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कॉज्ड बाय अर्थ्स एटमॉस्फेयर, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो लाइट का रिफ्रैक्शन होता है और उसी रिफ्रैक्शन को एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। जैसे ये अर्थ है, इसके ऊपर जो है एयर का डिफरेंट डेंसिटीज का एयर पाया जाता है। यहाँ कहीं अधिक डेंस है तो कहीं कम डेंस है तो कहीं अधिक डेंस है। तो इसमें जो लाइट आता है इसमें अलग अलग डेंसिटी चुकी है, इसलिए अलग अलग तरह से इसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। वो रेयर मीडियम है, कोई डेंसर मीडियम है, तो उसमें लाइट अलग अलग स्पीड से चलता है और उस मुताबिक उसमें डेविएशन भी होता है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यही चीज है। इसके चलते क्या क्या नेचर में फेनोमेना होता है, तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, स्टार ट्विंकल दिखाई पड़ता है। यहाँ पर स्टार है, यहाँ अर्थ है, लाइट आ रहा है, कहीं डेंसर मीडियम है, कभी रेयरर मीडियम है। तो लाइट का जो पाथ है वो हमेशा चेंज होते रहता है और इस तरह से यहाँ पर जब आदमी देखता है तो कभी स्टार यहाँ दिखाई पड़ता है तो कभी यहाँ दिखाई पड़ता है। ये कारण जो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ही है। स्टार seems higher than they actually are। जितना हाइट पर स्टार है उससे थोड़ा ऊंचा दिखाई पड़ता है। ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है। जैसे पानी में कोई ऑब्जेक्ट है तो वो अपना जो एक्चुअल हाइट है उससे थोड़ा ऊपर दिखाई पड़ता है, उसी तरह स्टार भी थोड़ा ऊपर दिखाई पड़ता है। थर्ड है एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, यानी 2 मिनट जो है पहले हम लोग को सनराइज दिखाई पड़ता है और 2 मिनट बाद तक ये दिखाई पड़ते ही रहता है। ये सब कारण जो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ही है। नेक्स्ट पॉइंट है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इन रैंडम डायरेक्शंस इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट आ रहा है और किसी पार्टिकल से वो जब टकराता है तो वो चारों तरफ फैलता है, स्कैटर होता है, और इसी चीज को हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। नेक्स्ट इसी में टिंडल इफेक्ट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इन इट्स पाथ इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ये सिंपल सिर्फ याद रखना है कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। ब्लू कलर्ड लाइट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन व्हाइट सनलाइट इज स्कैटर्ड मच मोर। व्हाइट लाइट में जो ब्लू कलर का लाइट होता है वो अधिक स्कैटर होता है और इसके चलते ही स्काई का कलर जो है हम लोग को ब्लू दिखाई पड़ता है इन कंपैरिजन टू रेड लाइट। रेड लाइट के तुलना में ये 10 गुना ज्यादा स्कैटर होता है ब्लू लाइट, और इसी कारण से चूंकि आकाश में ही ब्लू कलर लाइट का स्कैटरिंग हो जाता है इसलिए स्काई जो है हम लोग को ब्लू कलर का दिखाई पड़ता है। टिंडल इफेक्ट
can also be observed when sunlight passes through the canopy of a dense forest. जब कोई घना जंगल में सनलाइट आता है तो वहां भी टिंडल इफेक्ट देखा जाता है, और ये जब पार्टिकल से लाइट बेंड होता है, स्कैटर होता है, तो टिंडल इफेक्ट कैनोपी में भी ऑब्जर्व किया जाता है। स्काई अपीयर्स ब्लू, पहले भी चर्चा किए हैं कि स्काई जो है ब्लू दिखाई पड़ता है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ व्हाइट सनलाइट बाय एयर मॉलिक्यूल्स और डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग सब में ये पूछा जाता है, स्काई अपीयर्स ब्लू, एक्सप्लेन व्हाई। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर, अगर अर्थ को एटमॉस्फेयर ना हो, देन नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट अकर्स, तो जब एटमॉस्फेयर नहीं है तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी नहीं होगा। इन दिस केस स्काई वुड हैव लुक्ड डार्क एंड ब्लैक टू अस, जब स्कैटरिंग ही नहीं होगा तो स्काई जो है वो हम लोग को काला दिखाई पड़ेगा, ब्लैक दिखाई पड़ेगा। In outer space, the sky looks dark and black instead of blue because there is no scattering of light. Outer space में scattering of light नहीं होता है और इस कारण से स्काई जो है डार्क और ब्लैक दिखाई पड़ता है। किसको? तो एस्ट्रोनॉट को, who go to outer space find the sky to be dark। एस्ट्रोनॉट को ब्लैक दिखाई पड़ता है इसलिए कि स्काई में, आउटर स्पेस में स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होता है। रेलवे सब में हम लोग देखते हैं कि रेड कलर का सिग्नल यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो द सिग्नल लाइट इज रेड इन कलर बिकॉज रेड कलर्ड लाइट हैज लॉन्गर वेवलेंथ, इसका वेवलेंथ जो है लंबा होता है, लॉन्ग होता है, और इसलिए ये जो है इट इज लिस्ट स्कैटर्ड बाय फॉग एंड स्मॉग, फॉग के द्वारा, स्मॉग के द्वारा रेड कलर का लाइट जो है कम स्कैटर होता है, इसलिए सिग्नल लाइट में रेड कलर का यूज किया जाता है। सन अपीयर्स रेड एट सनराइज, जब सन उगता है सूर्योदय के समय, एंड सनसेट बिकॉज एट दैट टाइम मोस्ट ऑफ द ब्लू कलर प्रेजेंट इन सनलाइट हैज बीन स्कैटर्ड आउट। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ब्लू कलर का लाइट जो है वो अधिकांश स्कैटर हो जाता है एंड अवे फ्रॉम आवर लाइन ऑफ साइट, हम लोग के नजर से दूर हो जाता है स्कैटर होके, लिविंग बिहाइंड मेनली रेड कलर, और रेड कलर ही सिर्फ वहां बच जाता है इन द सनलाइट। सो ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट सन अपीयर्स रेड, रेड दिखाई पड़ता है। मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या है? तो लाइट कंसिस्टिंग ऑफ वन कलर और सिंगल वेवलेंथ इज कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक लाइट। इसको हम मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं जिसका सिंगल वेवलेंथ है। अकॉर्डिंग टू रेले, लॉर्ड रेले, द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट यानी आई is inversely proportional to fourth power of the wavelength of incident light। यानी कोई भी लाइट कितना स्कैटर होगा, इंटेंसिटी क्या होगा, तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के 4 पावर का। ये इसका रेले का जो है रूल है, लॉ है, और वे वेवलेंथ पर डिपेंड करता है।
ठीक है, ये लाइट चैप्टर अब जो है फिनिश होता है और इसका जो न्यूमेरिकल है वो लाइव क्लास में ही प्रैक्टिस कराया जाएगा पूरा लाइट चैप्टर का। और जो भी ऑब्जेक्टिव होगा इस पार्ट में कोई खास वैसा चीज नहीं है, हालांकि डिस्पर्सन ऑफ लाइट सब पूछा जाता है लेकिन सब इजी टॉपिक है, समझने में दिक्कत नहीं है। अब जो है हम आगे बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बहुत जल्दी डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स, बाय।